हाँ, नमस्कार मनीष जी। नमस्ते जी। क्या हाल चाल है जी? बहुत बहुत बढ़िया जी। आपको जब हमने पहचाना, आप ही टेक्नीशियन थे, मार्केट के अंदर काम करते थे। हाँ जी। एयर कंडीशनिंग वगैरह का, तो आपको मनीष के नाम से जाना जाता था। हाँ जी। ठीक है, अब आपको टेकमैन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों डिफरेंस कैसे आए? इन दोनों डिफरेंसों का एक कारण था जिसमें मैं किसी से धोखा खा गया था। ओके। वो मेरा कस्टमर ही था, तो रिलेशन कुछ गहरे हो गए, तो कुछ धोखा खा गया। फिर सोचा कि जितना बड़ा धोखा खाया इसका 10 गुना जब तक मैं कर्ज चुकाऊंगा नहीं अपने माता पिता को, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर मैंने YouTube पे वीडियोस देखी और लोगों को देखा, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग देखते हैं, सराहते हैं, तो हो सकता है मुझे भी इसमें कुछ जंप मिल जाए। ओके। फिर मैंने देखा कि सबका एक यूनिक नाम है। अच्छा। किसी का भी मतलब पर्टिकुलर सेम नाम नहीं है, मतलब जैसे अपने चैनल का नाम अपने नाम से नहीं है। ओके। और अगर जिनका है तो उनका ऐसा यूनिक नाम है जो किसी और का नहीं है। अच्छा। जैसे टेक्निकल अरोड़ा जी, जैसे क्या नाम है, ये हो गया हर्ष बेनीवाल हो गया। तो इनके नाम जैसे किसी दूसरे के नाम नहीं है। ओके। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा यूनिक नाम रखता हूँ, क्योंकि मेरे नाम जैसे बहुतों के नाम होंगे, तो मैंने सोचा टेक्नीशियन मनीष करता हूँ। ठीक है। तो नहीं, टेक्नीशियन मनीष भी ठीक नहीं लगा। फिर टेक्निकल मनीष करता हूँ तो थोड़ा लंबा हो जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मनीष का MAN ले लेता हूँ और टेक्नीशियन का TECH लेता हूँ। ओके। तो टेकमैन कर दिया फिर मैंने ऐसे। मतलब आपने अपने ही उस काम को उसके साथ जोड़ के हाँ। आपने नाम निकाल लिया अपना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक चीज़ है, आप टेक्नीशियन होके YouTube और इंस्टा में एंटर कर गए एकदम से। हाँ जी। उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का राज ये था कि मार्केट के अंदर, जैसे हमारे एक दीपक भाई हैं, वो कहते हैं गैप। तो गैप ये था कि मार्केट में सच्चाई की कहीं भी है ना पकड़ नहीं है। अच्छा। और ना ही सच्चाई कोई दे रहा है इंडस्ट्री को। ओके। और इस इंडस्ट्री में सच्चाई की हर किसी को ज़रूरत है। अगर कस्टमर को लें तो टेक्नीशियन उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, उसे सच्चाई की ज़रूरत है। अगर टेक्नीशियन को देखें तो दुकानदार उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, उसको सच्चाई की ज़रूरत है। और दुकानदार को देखें तो कंपनी या होलसेलर उसके साथ धोखाधड़ी करता है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता है और पता होनी चाहिए, इसके लिए हमने सोचा एक चैनल बनाते हैं और लोगों तक जानकारी सच्चाई से पहुंचाते हैं। आप पहले टेक्नीशियन का काम करते थे, आप AC रिपेयर वगैरह करते थे, लेकिन आपने एक लाइन जो चेंज की, उस पहले वाली लाइन में आपको बढ़िया काम था कि इंस्टा और YouTube आपको अच्छा लगा काम करने में? काम करने में तो देखो उस्ताद जी, हमने हाथ से काम किया है। जब तक हम हाथ के ही काम में नहीं आते तब तक हमें उस मेहनत में बिलीव नहीं होता। लेकिन क्या है ना कि YouTube का सेक्टर भी एक मेहनती काम है। हम अगर ये सोचें कि जैसे कि भाई हमने रोज़ AC ठीक करना है, गैस डालनी है, तो हमारे पास पैसा आ जाना है, लेकिन इसी तरीके से YouTube भी है। अगर हम रोज़ उसको AC गैस समझ के नहीं करेंगे तब तक वो काम भी फेल हो जाएगा। तो मेहनत दोनों में बराबर है, लेकिन मज़ा भी दोनों में ही बराबर है। दोनों में बराबर है। लेकिन दोनों में से आपने या चूज़ करें, हाँ। उस लाइन में से कि टेक्निकल लाइन अच्छी थी कि आपको ये YouTube और इंस्टा वाली लाइन अच्छी रही है? YouTube और Instagram को मैं ज़्यादा महत्व दूंगा इसमें, क्योंकि अगर मैं किसी का AC ठीक करने जा रहा हूँ तो मैं हमेशा मन में ये रखता हूँ कि मैं किसी के लिए सेवा करने जा रहा हूँ, किसी की सेवा करने जा रहा हूँ। उस सेवा का फल मैं मांगता तो हूँ, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पे मैं सेवा सिर्फ एक परिवार की या एक आदमी की करने जा रहा था, यहाँ पे मैं सेवा अनंत लोगों की कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे को YouTube और Instagram थोड़ा सा बेस्ट लगता है। बहुत बढ़िया। आपने सुना है कि आपने भी अपना कोई ब्रांड लॉन्च किया है मार्केट में? हाँ, मैंने ब्यूटेन में थोड़ा सा गैप देखा कि मार्केट में जितनी ब्यूटेन मिल रही है वो LPG मिल रही है सबको। और LPG का कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होता लोकल मार्केट में कि ये कौन सी टाइम की बनी हुई LPG है। तो जैसे होता ये कि भारत गैस या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये एटमॉस्फेयर देखती हैं कि कहाँ पे कितनी ठंडक और कितनी गर्मी है। तो उस हिसाब से वो LPG के अंदर जो है प्रोपेन की मात्रा बढ़ाती और घटाती है। और जो लोकल जो LPG कैन बिकती है उनको पता ही नहीं होता हमने कौन से टाइम की इसके अंदर LPG डाली है, तो उससे फटने का खतरा रहता है।
तो मैंने सोचा कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं तो मैं भी एक ब्रांड बनाता हूं और देखता हूं जो मेरे साथी हैं, टेक्नीशियन भाई हैं, सपोर्ट करते हैं, तो निकाला और अच्छा आप लोगों की दुआ से ठीक चल रहा है। लेकिन एक मार्केट में आपका काफ़ी नाम चला, आपसे काफ़ी कंपनियां डरने लग गई, लोगों को कंपनियां आपसे आपका नाम सुनते से ही डरती हैं, कहती हैं जी गैस बना रही हैं, ठीक है, गैस कंपनियों के बारे में आपने बोला कि नकली गैस है, बढ़िया गैस है, उसके बारे में आपने बहुत कुछ किया, तो वो क्या चीज़ है जी? देखो, डरने का तो मैं नहीं कहूँगा, बस ये है कि हम जब इस इंडस्ट्री में आए तो मैंने टेक्नीशियन के बाद एक स्पेयर पार्ट शॉप की थी, और जब स्पेयर पार्ट शॉप की तो मुझे पता चला कि मार्केट में 90% जो है वो डुप्लीकेट गैस बिकती है, लेकिन टेक्नीशियन को वही डुप्लीकेट गैस ओरिजिनल बता के दे दी जाती है। और जो 10% बिलीव ये रखते हैं कि हम अच्छा ही काम करेंगे, जो नए दुकानदार हैं वो ये सोचते हैं कि हम ओरिजिनल ही गैस बेचेंगे, तो वो जो 90% लोग नकली गैस ले रहे हैं 100-50 रुपये सस्ती, वो सामने वाले को जिंदा ही नहीं रहने देते। तो हमने फिर सोचा कि इसका पता लगाया जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो धीरे धीरे पता चला कि कुछ कंपनियां डायरेक्ट कंपनी से ही सील लगा के आपको ओरिजिनल के नाम पे नकली गैस दे देती हैं। अच्छा जी, डायरेक्ट कंपनी ही। अब क्या है कि एक तो कंपनी खुद फ्रॉड हो गई, कुछ कंपनियां, बिल्कुल, उसके साथ साथ कुछ डीलर ऐसे हैं कि जो ओरिजिनल गैस तो लेते हैं और उस ओरिजिनल गैस में कोई इधर उधर की 2-3 गैस मिला के एक सिलेंडर से 2 सिलेंडर तैयार कर लेते हैं। हाँ जी। अब उनको क्या है कि मार्केट के अंदर ये देखना है कि 90% तो नकली की डिमांड है, 10% ओरिजिनल बिक रही है, ओरिजिनल के ऊपर 10 रुपये बचते हैं, डुप्लीकेट के अंदर 50 रुपये बचते हैं, तो डुप्लीकेट बना के 50 रुपये कमाना ज़्यादा सही समझते हैं। तो धीरे धीरे फिर ये खबरें आई कि एसी फट जाते हैं और बहुत हादसे हो जाते हैं, तो फिर हमने पता लगाना शुरू किया ये कैसे हो रहा है, तो जैसे जैसे जानकारी मिलती गई आप लोगों तक पहुंचाते गए। लेकिन बहुत बढ़िया काम किया इसमें आपने, लोगों की जान के लिए, मतलब लोगों को अच्छा टेम्परेचर, अच्छी गैस मिले तो गैस से लाइट कंजम्पशन भी कम होगी, कूलिंग जल्दी होगी, आपने बहुत किया। लेकिन कंपनियां आपसे थोड़ा सा खफा होने लग गई, आपने फिर भी आपने काम को जारी रखा, टेक्नीशियंस को भी काफ़ी किया। आप एक मशीन लेके मार्केट में चले जाते थे, सुना है, वो ले जाके जो टेक्नीशियन आपको मिलता था, कोई जा रहा तो उसका सिलेंडर लेके चेक करने लग जाते थे, पता लगाते थे कि गैस सही है गलत है, वो क्या चीज़ थी? उसमें जो है मेरा सपोर्ट किया MPCL ने, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने देखा कि मार्केट में मैं टेक्नीशियन ही था, मैंने जब अपनी जीवन के 16-17 साल जब टेक्नीशियन लाइन को दिए हैं, मैं अगर दुकानदार बन गया या कोई प्रोडक्ट बेचने लग गया तो मेरी ज़िम्मेदारी अब ख़त्म नहीं हो गई। मेरी ज़िम्मेदारी वहाँ से शुरू हुई है कि मैंने 16 साल अगर किसी एक फील्ड को दिए हैं और अब मैं वहाँ से बाहर निकल के कहीं थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर जा रहा हूँ, तो जो मेरे से पीछे जो 16 साल मेरे निकल गए, उस समय में अब और कौन है जो उस 16 साल में अटका हुआ है, जो इस चीज़ों से जूझ रहा है। अच्छा। तो मैंने देखा कि जो टेक्नीशियंस है, अब मुझे तो पता चल गया, अब मैं सिर्फ अपनी डीलिंग में, अपने बिजनेस में बिजी होके पैसे से प्यार कर लूँ और सिर्फ जो लोग जो मांगे बस उसमें पैसा प्यारा समझ के और उनको देता रहूँ, तो मेरे को लगा कि मैं फिर अपनी फील्ड और अपनी इंडस्ट्री के लिए गलत साबित हो जाऊँगा। मैंने उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए सोचा कि जिसको भी ऐसा लगता है कि मैंने जो जहाँ से गैस खरीदी है, हो सकता है आज मैं घर से बाहर निकला हूँ और आज जिंदा घर नहीं जाऊँगा वापस, क्योंकि बहुत से हादसे हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक मशीन की रिक्वायरमेंट बोलूँ कंपनी को, और वो उन्होंने मेरे को दी भी, और मैं दोपहर में निकल जाता था और बाहर खड़ा हो जाता। बहुत से लोग डर जाते थे कि नहीं हम नहीं कराएंगे, वीडियो बन जाएगी तो थोड़ी बदनामी हो जाएगी, और कुछ लोग पर्दे के पीछे से करा लेते थे कि हमें बस चेक करके बता दो, तो हमें उसमें भी कोई वो नहीं था, आप आपकी जान बच जाएगी, आप चेक करा लो, कोई बात नहीं। तो उससे जो है फिर धीरे धीरे इसी तरीके से हमने 1-1.5 महीने 2 महीने ये काम किया, फिर उसके बाद लोगों को ये। लेकिन ये है जी, लोगों को मालूम तो चलना चालू हो गया, आपके एंड से ही मालूम चलना चालू हुआ कि गैस नकली भी आती है, आपकी वीडियो से ही चालू हुआ लोगों को ये पता लगना भी तो। लेकिन आपने बहुत बढ़िया काम किया जिसकी वजह से आप आगे नाम के लिए जाने जा रहे हो। आप एक और आपका आया था कि आपका कुछ लोगों को कॉपर के बारे में भी बोला
कि कॉपर्स का भी बहुत रोल है इस समय खराब है। मतलब कि कॉपर आपको प्लास्टिक लिफाफा भी उसी में तोल के दे रहे हैं 1500 रुपये किलो के अंदर तक। वो क्या गेम है कंपनियों की कॉपर की भी? क्या होता है ना कि कॉपर के अंदर सबसे बड़ी मार्केट जो है वो स्क्रैप से कॉपर बनाने वालों की है। बिल्कुल। अब मार्केट में अगर आपको सोना खरीदना है, बिल्कुल, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे कल्याण ज्वेलर का सोना चाहिए या पीपी ज्वेलर का सोना चाहिए। सोना सोना होता है, वो मेटल है। आप ये कैरेट्स में हम जाएंगे, कैरेट्स में डील करोगे कि भैया मुझे 22 कैरेट का सोना चाहिए या 20 कैरेट का सोना चाहिए। लेकिन इस इंडस्ट्री का एक अलग ही निराला खेल है। यहाँ पे किसी को से यहाँ पे किसी को से थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, तो स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कंपनी से मतलब है कि मुझे इस कंपनी का कॉपर पाइप चाहिए। और इसी कारण होता है कि उन्हें नॉलेज ही नहीं हो पाती कि कौन सी कंपनी का कॉपर पाइप आर्मेचर मतलब स्क्रैप से बना है और कौन सा कैथोड से बना है। तो बस इसी की जानकारी के लिए हमने कैथोड का विषय शुरू किया था। ओके। ब्रांड नेम आपने, एक आपकी काफ़ी वीडियोस आ रही थी जिसमें कि लिखा जा रहा था कि कंपनी जो एसी बना रही है, इन्वर्टर एसी वगैरह, उनके अंदर अंडर कैपेसिटी बना रही है। वो क्या था? कंपनी ने उसके ऊपर डे टन वगैरह लिखा नहीं होता वो 1 टन का था या 1.25 टन का होता था। वो क्या सीन था कंपनियों का उसमें? उस्ताद जी ये है, जैसे आप तो सीनियर हो, आपको तो पता होगा कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर आप टन को बेसिकली हर कैटेगरी पे सेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेरिएबल स्पीड है। वो किस समय कितने टन की कूलिंग दे रहा है ये आपको बिना मशीन के टेस्ट करने से नहीं पता चलेगा। ये फिक्स स्पीड में ही टेस्ट हो सकता है कि फिक्स स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और वो कितनी कूलिंग फेंक रहा है, इंसान को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे डीसी इन्वर्टर में ये है कि लोगों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और साथ में जो BEE है, इन्होंने एक रेगुलेटरी डाल दी इसके अंदर कि आपको 5 स्टार 3 स्टार के हिसाब से AC खरीदने हैं। अब यहाँ पे ये है कि वो 5 स्टार अगले 3 साल बाद 5 स्टार नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे गेम ये है कि जब 5 स्टार AC आपकी बिजली बचा रहा है तो 3 स्टार का AC ख़त्म क्यों नहीं कर देते? क्योंकि उस बिजली को बनाने में कोयला लगता है, हमारा वातावरण जो है प्रदूषित होता है। तो चीज़ें ऐसी ही बनाओ ना जो बिजली कम खाए। आप ऐसा ऑप्शन ही मत दो कि जो हमारा प्रदूषण बढ़ाए और बिजली ज़्यादा खाए। तो दूसरी चीज़ ये देखी कि हमने कन्वर्ट करके देखा कि एक AC जो 1.5 टन का है, उसके अंदर अगर हम जो DC इन्वर्टर जो है वो टन के हिसाब से अगर नहीं गिनते तो वो उसको वॉट्स में गिनते हैं, इतनी कूलिंग कैपेसिटी वोट है। तो एक 1.5 टन के AC में 5275 कूलिंग कैपेसिटी वोट होने चाहिए। लेकिन मैंने अभी नाम नहीं लेंगे किसी कंपनी का, वो 1.5 टन का AC 4400 वोट में भी बनाती है, 4800 वोट में भी बनाती है और 5140 वोट में भी बनाती है। लेकिन किसी भी, शायद कोई एक ऐसी कंपनी होगी जो बहुत ही बड़ा ब्रांड होगा और शायद उसका AC 70,000 रुपये का होगा, वो अपना AC 1.5 टन का 5280 वोट में देती है। नहीं तो 99% ऐसी कंपनियां हैं जिनका 1.5 टन प्योर 1.5 टन है ही नहीं। तो ये सच्चाई एक एंड कंज्यूमर जो है उसको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी पीछे जैसे अभी जो E20 पेट्रोल का जो अभी चल रहा है, जो एथेनॉल के ऊपर है, इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है कि जो एक कंज्यूमर है उसको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितना एथेनॉल है, वो हमारी जो ये जो गाड़ी है इसको कितना नुकसान पहुंचाएगा, कितनी एवरेज देगा, किसी को नहीं पता। तो उसी तरीके से ये इंडस्ट्री है कि AC जो वो खरीद रहे हैं वो बोल के तो देते हैं 1.5 टन, लेकिन जब वो अपने घर में लाके लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज से पहले भी 1.5 टन था, तब तो बहुत अच्छी कूलिंग करता था, लेकिन अब भी 1.5 टन है तो कूलिंग कम कर रहा है। अब इस असमंजस में कस्टमर को कभी पता ही नहीं चल पाता कि मैंने AC सच में 1.5 टन लिया भी था या नहीं। तो हमने सोचा ये जानकारी भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन ठीक है, इन्वर्टर AC बेटर है कि फिक्स स्पीड AC बेटर है? देखो, अगर हम बात करें कि कूलिंग की और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की तो इन्वर्टर AC बेस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है स्पेयर पार्ट्स की, उसको देख के फिक्स स्पीड बेस्ट है।
लेकिन अगर किसी का कमर्शियल साइट्स है तो वहाँ पे डीसी इन्वर्टर ही 5 स्टार लेने में फ़ायदा है, अथवा उसको बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। ओके। एक आप सुना है कि आप वातावरण के बड़े प्रेमी हो। हाँ, जितना हो सकता है उतना हम सोचते हैं। उतना सोचते हैं, लेकिन हमने देखा कि जो ओजोन लेयर में प्रॉब्लम आ रही है, वो उसमें भी कुछ एयर कंडीशन इंडस्ट्रीज का भी काफ़ी हाथ है उसके आने में। ओजोन लोन में जो होल हुआ उसमें काफ़ी इसको फर्क पड़ा था। बिल्कुल, ये तो संगीन अपराध के तौर पे इस पे तो ऐसा बैन लगाना चाहिए कि जो कंपनी अभी भी इस वक्त में भी ऐसी गैस को मार्केट में ट्रेड कर रही है, जिस गैस को बैन ही इसीलिए किया गया कि वो वातावरण को दूषित कर रही है, अगर वो कंपनी अभी भी ट्रेड कर रही है तो उसको जेल में डाल देना चाहिए, उस कंपनी को आज ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब ये पृथ्वी ही नहीं रहेगी, जब ये वातावरण ही सही नहीं रहेगा, तो इंसान किस बात का। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, मैं बता देता हूँ कि जो कंपनी R22 रेफ्रिजरेंट को बनाकर बेचकर आज बिलियंस की इंडस्ट्री खड़ी कर चुकी है, अपने आप को नंबर 1 बता चुकी है, या इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट कर दिया R22, जब उसको पता है कि गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है, तो वो अपने आप को भारतीय कैसे कह सकती है, अपने आप को देशभक्त कैसे कह सकती है, जबकि उनके बाद बनने वाली कंपनियों ने R22 का सब्स्टिट्यूट बना लिया। मैं वैसे तो इसका कोई भी ऐसा पक्का सबूत नहीं है कि R22 जैसी कूलिंग नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर 1% ऐसा हो जाए कि वो कूलिंग 1% कम कर रहा है, तो इसमें मेरा देश, मेरी प्रकृति तो बच रही है। अगर आपकी गाड़ी में कोई पेट्रोल डलवाने से 1 किलोमीटर की एवरेज कम हो रही है, लेकिन वो वातावरण तो शुद्ध कर ही रही है और आपकी पॉकेट भी बचा रही है, तो करवा लो वो 1 किलोमीटर कम। बिल्कुल। तो R22 रेफ्रिजरेंट का जो हम देखें, जो अभी ट्रेड चल रहा है, वो ब्लैक में इतना ज़्यादा चल रहा है, आज की कीमत तो मैं बोलूँगा नहीं क्या पहुँच गई है, लेकिन लोगों के दिमाग में आज भी ये छाया हुआ है कि R22 नहीं डलवाएंगे तो कूलिंग नहीं आएगी, लेकिन ये गलत है। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है कि कोई टेक्नीशियंस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है जी। इसमें जो ओजोन लेयर को इफेक्ट करने में, हमारे एसीज में गैस होती है, जब कंप्रेसर जल जाता है तो हम उसको हवा में ही छोड़ देते हैं गैस को। कुछ टेक्नीशियंस को भी उसके बारे में सोचना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में, कि हमें एयर में ना छोड़ें उसको। इसमें क्या है कि अगर हम रेगुलेटरी देखें तो इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो स्किल सेंटर्स हैं, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे ट्रेनर्स रखना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट में कोई चीज़ ऐसी है जिसकी बहुत ज़्यादा नीड है और उसको रिपेयर करने वाले किसी तरीके से देश का या प्रकृति का नुकसान कर बैठते हैं भूल से, या उनकी मतलब स्किल्स ना होने की वजह से, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए, कुछ ऐसे स्किल सेंटर खोलने चाहिए जहाँ पे उनको ये सिखाया जाए कि जो गैस आप रिलीज़ कर दे रहे हो वातावरण में, वो दूषित कर देती है, उसको वो किसी तरीके से रिकवर कर सके। बिल्कुल। और ऐसी मशीनों पे सब्सिडीज़ देनी चाहिए, और ऐसी मशीनों पे टैक्स फ्री या टैक्स कम कर देना चाहिए, जो रिकवर की गई गैस को बाहर जो वातावरण ख़राब हो रहा है उसको करने से बचा ले। बिल्कुल। ऐसे ही पॉलीथीन है, सेम चीज़ यही है कि पॉलीथीन में भी यही प्रॉब्लम है कि यदि हम लोग छोड़ें इन पॉलीथीन्स को, तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं आगे। वो भी रिसाइकल हो रहा है पॉलीथीन भी, बिल्कुल, उससे भी गैसेस निकल रही हैं, वो भी हमें वातावरण को दूषित कर रहा है। बिल्कुल, जैसे हमारी एसी की गैसें कर रही हैं, उसी तरह ये भी कर रही है होल को करने के लिए। बिल्कुल। एक और मार्केट में वर्ड सुनने में आ रहा है, डीकार्बनाइजेशन। वो क्या चीज़ है सर? कुछ सुना है उसके बारे में? अभी नहीं सुना। किस बारे में? ये जो कह रहे हैं कि आने वाले टाइमिंग में बाहर की कंट्रियों में चालू हो चुका है कि आप जितना सांस ले रहे हैं, अच्छा, उतनी ही आपको ऑक्सीजन, जितनी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, आपको वो पौधे लगाने पड़ेंगे जिससे कि आप ऑक्सीजन उसे प्रोड्यूस करें और उसका बिल आपको लेस हुआ करेगा उसमें से। इसका मैं एक मॉडल जो है अभी आते हुए आप लोगों को समझा रहा था। उसमें जैसे कोई पानी बनाने वाली या पानी बेचने वाली कंपनी है,
तो उनका क्या होता है, जो स्क्रैप करते हैं, जो बोतल्स को स्क्रैप करते हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं, एक सर्टिफिकेट इशू करती हैं। और वो सर्टिफिकेट की बोली लगती है, जैसे बिस्लरी हो गया, एक्वाफिना हो गया, वो उन सर्टिफिकेट्स को ख़रीदते हैं। तो शायद वो उसी से जुड़ा हुआ है आपका डीकार्बोनाइजेशन से। इसी तरीके से जैसे अभी अनंत अंबानी ने जो जंगल बनाया है, वो भी ऑक्सीजन से रिलेटेड है। जब कोई फैक्ट्री या कंपनियां कार्बन इमिशन करती हैं, प्रदूषण छोड़ती है कोई प्रोडक्ट बनाने में, तो उन्हें दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को कि हमने सालाना इतना जो है प्रोडक्शन किया है, इसमें इतना कार्बन रिलीज़ हुआ है। और उनको बदले में ऐसी किसी संस्था से या ऐसी किसी जो जंगल को चला रहे हैं, जैसे अनंत अंबानी जी, उनसे ऑक्सीजन का जो सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा। तो क्योंकि अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको नया बनाने का, वो तभी मिलेगा। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और बताइए, आप आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताइए। लाइफ मेरी बस घूमती रहती है मेरे परमात्मा और प्रकृति के बीच में। बस किसी तरीके से हम जब जाएं इस संसार से, तो कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि परमात्मा जो है अगले हमारे जन्म में हमें दंड जो है वो हमें हमारे कम करे और हमारे थोड़े से पुण्य कर्म बढ़ जाए। आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा सर। आपने इतना टाइम दिया, अपनी दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आए, हमारे साथ बैठे और हमारे साथ इतनी बढ़िया बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।